आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सारा आकाश के संदर्भ में पिछले अंक में मैंने बात की थी कि किस परिस्थिति में इस उपन्यास को राजेंद्र यादव ने लिखा। 1951 में लगभग आप मान सकते हैं कि नई नई आज़ादी मिली थी और युवाओं के सपने भी किस तरीके से नए नए सामने आ रहे थे और उनको लेकर के समाज कितना चिंतित था या समाज के ऊपर इन समस्याओं का कोई प्रभाव था, इसको ध्यान में रखते हुए इस उपन्यास की रचना की उन्होंने। लेकिन इन्होंने पहले 1951 में प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा इस उपन्यास को, जिसको गे जी ने मना किया कि जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है वह, चूंकि यह युवाओं का उपन्यास है, इसलिए उसमें इतनी नकारात्मक सोच के साथ बात को नहीं शुरू किया जा सकता। तो उससे प्रभावित होकर के राजेंद्र यादव ने फिर 1954-55 में इसको तब्दील किया और प्रेत बोलते में जहाँ पर कहानी को शुरू किया था, सारा आकाश में वहीं से कहानी का अंत किया। यानी फ्लैशबैक में चली हुई प्रेत बोलते हैं में कहानी सारा आकाश में वर्तमान कालिक स्थितियों से होकर गुजरना शुरू हुई। प्रमुख पात्र समर, एक युवा जिसके सपने एक समृद्धशाली जीवन जीने का है, पारिवारिक जीवन जीने का है, समाज के प्रति उसके कुछ अपने विचार हैं और वो विचार सैद्धांतिक ज़्यादा है, व्यवहारिक कम है, क्योंकि उम्र का प्रभाव व्यक्तित्व पर समय समय के अनुसार पड़ता रहता है। कम उम्र में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ग्राम प्रेम ज़्यादा दिखाई पड़ता है। युवा अवस्था में सिद्धांत की बातें ज़्यादा प्रभावित करती हैं, व्यवहार की कम। और जैसे जैसे उम्र ढलान की तरफ बढ़ती जाती है, व्यक्ति परिस्थितियों को समझते हुए, अपने अनुभव को ध्यान में लाते हुए अपने आप में इस निर्णय पर पहुंचता है कि किस कार्य को करने से लाभ है और किस कार्य को करने से नुकसान है। और अनुभव की वह भूमिका नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। सारा आकाश को भी अगर देखा जाए तो लगभग इन्हीं स्थितियों में राजेंद्र यादव युवा से प्रौढ़ होने की अवस्था में थे, लेकिन जो चरित्र चुना, परिस्थिति चुनी, वो विशुद्ध एक मध्यम वर्गीय, बल्कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की, कि जहाँ पर पैसे की अपनी भूमिका है और उस पैसे के अभाव से अपनों के जो व्यवहार हैं उनमें कितना परिवर्तन होता है, किस किस तरीके से तब्दीलियाँ आती हैं। और अंततः भारतीय समाज में स्त्रियों को लेकर के जो मनोभाव हैं, घरों के अंदर और घरों के बाहर, इन दोनों के आपसी संघर्ष को भी इसमें ले आने की कोशिश की है। एक तरफ मुन्नी का चरित्र है, दूसरी तरफ प्रभा का चरित्र है, ऐसे ही दिवाकर की पत्नी किरण का चरित्र है, और इधर समर की पत्नी प्रभा के चरित्र को लेकर के अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, किरण की सासू माँ और प्रभा की सासू माँ के चरित्रों का अगर अध्ययन किया जाए तो, या इसी उपन्यास में कुछ क्षण के लिए एक पंडित जी के व्यवहार को लेकर के, उनकी बहू और बेटों के द्वारा किस तरीके से अपने सास ससुर को लेकर के जिस तरीके का बर्ताव करती है उनकी बहू, मंदिर के पुजारी हैं, मिठाई वगैरह को लेकर के, तो यह एक ऐसा परिदृश्य निर्मित करने की कोशिश की है कि बात तो युवा वर्ग की है, समर की है, समर के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, लेकिन समर का निर्माण जिस समाज में हो रहा है उस समाज की नियति कैसी है, वो समाज किस परिवेश में पल बढ़ रहा है,
और जैसा समाज होगा उसी के अंदर से वैसे ही व्यक्तित्व के निर्माण की भूमिका भी होगी। यह संभव नहीं है कि समाज की दिशा बिल्कुल अलग हो और समाज के प्रति जो थोड़ा बहुत भी संवेदनशील व्यक्तित्व रखता हो वो समाज से परे हट करके कुछ अलग करने की कोशिश करता हो। सुधार करना एक बात है, सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित होना अपने आप में एक अलग कोशिश हो सकती है, लेकिन समाज से कट करके एक नए समाज का निर्माण कर देना यह बिल्कुल दूसरी बात है। और कम से कम युवा वर्ग से यह उम्मीद करना कि वो एक नए सामाजिक समीकरण को जन्म देने में सक्षम होगा, तात्कालिक समय में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। यह उपन्यास इसी बात की तरफ इशारा करने की कोशिश करता है, क्योंकि परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि चाह करके भी वो जो छटपटाहट है चीज़ों से निकलने की, कश्मकश है अपने आप से, समाज से, परिस्थितियों से, उन तमाम स्थितियों में व्यक्ति करे तो करे क्या। पहले खंड की भूमिका, अगर पहले खंड को ही पूरा ध्यान से देखा जाए तो इसमें समर को लेकर के, समर के परिवार की बात है। और दूसरे खंड में अगर देखें तो समर का बाहरी दुनिया के साथ उसके बने बनाए जो ढांचे थे, जो सांचे थे, उन सांचों को तोड़ करके जब वो नए लोगों से मिलता है, नई विचारधारा से, नए व्यक्तित्व से वो प्रभावित होता है और उन चीज़ों से अपनी समस्याओं को समझने की, उनसे निकलने की कोशिश करता है, तो उसके सामने एक और चुनौती दिखाई पड़ती है। और इस कश्मकश में वो करे तो करे क्या। आखिर वो जो सारा प्रयास है उसका, वो किस संदर्भ से है, किसके लिए है, इन तमाम सवालों को खोजने की कोशिश सारा आकाश में दिखाई पड़ती है। समर और प्रभा के विवाह की बात, पहले ही दिन प्रभा का जब समर के घर आगमन हुआ, यानी वह अपने ससुराल पहुंची, तो नए जीवन का एक नया घर, एक नई मंजिल, एक नया दृष्टिकोण उसके सामने था, पर परिस्थितियां वहां भी अजीबोगरीब स्थिति में आ गईं। घर के लोग नाखुश, दहेज नहीं मिला। शाम ढलते ढलते बगल में सांवल की बहू जलमरी। हंसी खुशी नाच गाने के माहौल में रुदन का स्वर सुनाई पड़ना शुरू हुआ। एक मान सकते हैं कि 15, 16, 17 साल की उम्र की बच्ची अपने पिता का घर छोड़ करके एक नए घर में आई, जहां उसे संवेदना की ज़रूरत थी, स्नेह की ज़रूरत थी, दुलार की ज़रूरत थी, और वहां उसे मिला व्यंग। इस तरीके का माहौल, उन परिस्थितियों में वो अपने को अभी समझने की भी कोशिश कर ही रही थी कि समर के साथ उसके कुछ न बल्कि दुर्व्यवहार न कह करके ये कहा जाए कि वो समर से शायद अपने मन की बात को स्पष्ट करने की मना स्थिति में ही न होने की वजह से घर में एक नया तांडव शुरू हो गया कि पति पत्नी के बीच बातचीत नहीं हुई, रिश्ते खराब हो गए। भाभी ने समझाया, हालांकि तथाकथित परंपरागत भाभी, जो किसी भी परिवार में व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, वो दुनिया के हर किसी चीज को सुंदर कह सकता है, दुनिया के हर बात को वह श्रेष्ठ मान सकता है, लेकिन अपने से नहीं। और यह बात भाभी के भी मना स्थिति में थी। जब लोग कहते कि प्रभा सुंदर है, गुणी है, पढ़ी लिखी है, तो यह बात भाभी को कचोटती और उन्हें लगता कि मुझसे ज़्यादा योग्य कौन होगा। प्रभा है, अच्छी है, उसमें उनको कोई शक नहीं था, उसको लेकर के उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन खुद से अच्छी है, यह बात उनके लिए नागवार गुजरी। और उसमें नमक मिर्च लगा करके समर का चूँकि पहले ही दिन जिस तरीके के वातावरण और व्यवहार से सामना हुआ था, वह बहुत व्यथित, परेशान, और उसमें नमक मिर्च जब मिल गई
तो और उत्तेजना के क्षणों में दूसरे दिन भी काफ़ी कुछ समझाने बुझाने के बाद जब प्रभा से उसकी मुलाकात होती है, प्रभा उसी तरीके की पहले दिन वाली स्थिति में लगभग थी कि थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जो पुरुष मानसिकता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित तो कर सकता है, बदलाव ला सकता है, लेकिन कुछ उसके ऐसे परंपरागत विचार होते हैं कि उनसे वह मुक्त नहीं हो पाता। और यही वजह थी कि समर को लगा कि वह पुरुष है, पति है, तो पत्नी का दायित्व है कि वह उसके सामने झुके, आदर सम्मान का बोध कराए। चाहता तो स्वयं भी बोल सकता था, लेकिन उसे यह था कि नहीं, पहले प्रभा बोले। ईगो जो था वो इतना भारी पड़ा कि दूसरे दिन भी बात कुछ समझ में आई नहीं और समर कमरे से बाहर निकला और फिर ये तय कर लिया कि अब इस लड़की से ताउम्र बात नहीं करना। युवावस्था में कस्में बहुत खाई जाती हैं, प्रण बहुत किए जाते हैं, निभाने की बात आती है तो उनमें बदलाव भी अपने आप कर ही लिया जाता है। और उसके बाद घटनाएं लगातार चलती हैं, जैसे बहू का खाना बनाते वक्त प्रभा ने जो भी खाना बनाया उसमें भाभी के द्वारा दाल में नमक ज़्यादा मिला देना और समर के द्वारा उस खाने को एक तरीके से थूक करके फेंक देने की बात आ गई और माहौल बिल्कुल एक अजीबोगरीब स्थिति में, खुशी का जो माहौल था वो एकदम जैसे लगता था कि किसी अपराध बोध से ग्रसित हो गया है पूरा परिवार। और फिर बहू की विदाई का हो जाना, समर का संघ के शाखा में जाना और फिर नहीं जाने की बात, फिर मन में ये कस्में कि इससे बोलना नहीं, कोई बात नहीं करना, पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की कोशिश करना, आदि आदि बातें आती हैं। शेष अगले अंक में।